Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9th। तो बच्चों आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लेक्चर नंबर 3 में। और स्पेशली मैं लिखकर लाया हूं कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उस स्टेटमेंट से आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो आपको स्टेटमेंट से एक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। यही आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब कुछ लिखा होगा इंग्लिश में जो लिखी हुई चीज है उसको आपको पढ़कर मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ गए क्या? तो ये चीज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं देखने वाला हूं, बता देता हूं मैं आपको क्या क्या। हम लोग एक स्टेटमेंट लिखी होगी आपके पास, क्या लिखी होगी बच्चों? एक स्टेटमेंट आपके पास लिखी होगी। इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करके आपको एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है टू वेरिएबल्स वाली। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है टू वेरिएबल वाली। तो बेसिकली हम ये चीज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से एक अच्छी मैं लेके आया हूं मैं इस वीडियो के अंदर। आप बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ आपको एक ही दी गई है, जिसको आप देखेंगे तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो करा ही रहा हूं, मतलब एनसीईआरटी तो आप कर ही लोगे, इसके बाद तो आप एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ते ही कर दोगे। ठीक है, और भी अच्छे सवाल इसमें लेके आया हूं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। वो समझ गए क्या? तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने बहुत ही सुंदर लेक्चर को। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले जल्दी से नोट करिए इसको, फिर मैं आपको बिठा के क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस आपको समझाते हुए चलूंगा। समझ गए क्या? नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। लेट मी चेक। यस, स्टार्ट करें, मिटा लें इसको। 1 2 3 आ जाइए। आ जाइए। हेलो, क्या सब लोग आ चुके हैं? जी हाँ सर, आप वापस आ गए हैं। आप सर गायब बड़े हो जाते हैं। आपने वेडनेसडे को वीडियो नहीं पोस्ट की। मैंने कहा हाँ सही बात है, पर मैंने उसका एक नोटिफिकेशन भी जा रहा था, क्यों नहीं पोस्ट की, मतलब क्यों नहीं, रीज़न नहीं बताया था, लेकिन हाँ मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया था बेटा कि वेडनेसडे को वीडियो नहीं आ पाई है, बिकॉज आप जानते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। दिक्कत क्या, कहीं गए थे घूमने के लिए तो नहीं बना पाई वीडियो। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूसली वीडियो आएगी मेरी तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली है। समझ गए क्या? आ जाइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक से जो एसिड मतलब बेसिक से एसिडिक लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। आइए क्वेश्चन लेके आया हूँ। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज द, पूरा इंग्लिश में आपको लिखकर द कॉस्ट, अब इस पार्ट को मैं थोड़ा सा तेज कर दूंगा, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा ना, तो इसको पार्ट को मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा इसकी। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन, राइट अ लीनियर इक्वेशन, राइट a linear equation in two variable। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये, write a linear equation in two variable to represent this statement, to represent this statement। ठीक है, अब आधे लोग पहले भी हो चुके हैं, क्या हो गया, ये क्या चल रहा है सर, क्या आप लिखने में लगे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, अरे ये समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा सवाल आएगा। अब मैंने आपको समझा दिया पहले ही कि स्टेटमेंट आपके सामने आएगी, एक इंग्लिश में कुछ बात यहां पर लिखी होगी, इससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको एक स्टेटमेंट यहां लिख कर दी गई होगी, एक इंग्लिश में कुछ बात लिख कर दी होगी, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या करनी है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बात आपको समझ में आ गई? इस लेक्चर में हम यही कवर करने वाले हैं। 5-6 सवाल आपको करवा दूंगा अच्छे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके से डील करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स समझ गए क्या? स्टार्ट करें, 1 2 3। आइए शुरुआत करते हैं। पहली स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करते हुए चलूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, पहले आपको बता देता हूं, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। और एनसीईआरटी का सवाल जो पहले करवा दिया ना, ये एनसीईआरटी सवाल कर लो पहले, उसके बाद अभी जो आगे आने वाले सवाल करवाऊंगा उसमें आप देखना एनसीईआरटी के लेवल देखना, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका लेवल देखना। आपको मालूम पड़ जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि आप जो पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम यहाँ से जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादा हाई लेवल का है, और लेकिन जो एनसीईआरटी में चीजें दी हुई है वो थोड़ी सी आसान चीजें। ठीक है, समझ गए क्या? थोड़ा सा बच्चों रुकोगे क्या, साफ कर लूं इसको, 1 मिनट, थोड़ा सा गंदा हो गया है। आ जाइए। हेलो, बोर्ड पर नजर लगानी है आपको। आ जाइए। सबसे पहले आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में या फिर वर्ड प्रॉब्लम, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा? दो चीजों के बीच में एक रिलेशन देखने को मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? मेरी बातों को अब थोड़ी देर के लिए, 5-6 मिनट के लिए मेरी बातों को प्लीज ध्यान सुनिएगा, आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी।
आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो दो कौन सी चीज है जिनके बीच में रिलेशन आपको दिया गया है। आपको वो दो कौन सी चीज है जिनके बीच में आपको रिलेशन दिया गया है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, क्या चीज है सर? नोटबुक। क्या चीज है सर? नोटबुक। इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सर कौन सी चीज मिल गई है? पेन। अब आप देख लीजिए, आपके पास दो चीजें आ गई हैं, एक तो नोटबुक और एक पेन। एक नोटबुक और एक पेन। आपको हमेशा इन सभी सवालों में आपको केवल वो दो चीज ही फाइंड आउट करनी है जिनके बीच में आपको रिलेशन दिया गया है। पहली स्टेप समझ गए? पहली स्टेप में बिल्कुल आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, सवाल को पढ़ो और वो दो चीज फाइंड आउट करो जो आपको दी गई है सवाल में। चुपके से उन्होंने दी रखा है, जिन दो चीजों के बीच में रिलेशन दे रखा है उन्होंने, वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। समझ में आया बात? समझ में आई बात? आ जाइए, हमने सर फाइंड आउट कर लिया, पहली चीज है नोटबुक, दूसरी चीज है पेन। अब बस पहली स्टेप में आपको करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एन भी लिख रहा हूं बेटा, समझ जाना आप, नोटबुक। समझ गए क्या? तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक आपको मान लेनी है x रुपीज है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कॉस्ट जो नोटबुक, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, या फिर ए नोटबुक मतलब, या वन नोटबुक कर लीजिए, ए नोटबुक वन नोटबुक बात एक ही होती है। समझ गए क्या? तो कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक मैंने क्या मान लिया? एक वन रुपी, मतलब एक्स रुपीज मान लिया। क्या मान लिया? एक्स रुपीज। बच्चों पहली वाली चीज को अगर आपने एक्स माना है तो दूसरी वाली चीज को आपको वाई मानना पड़ेगा। आपको हमेशा इसमें सबसे पहले कुछ जो दो चीजें आप फाइंड आउट करोगे, पहली को मानो एक्स, दूसरी को मानो वाई। हमेशा आपको ऐसा ही करना है, पहली चीज को एक्स, दूसरी चीज को वाई। समझ में आ गई बात? हाँ सर। हम क्या सर इसको वाई मान सकते हैं, इसको एक्स मान सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मान सकते हो, आपकी बात सही है, बिल्कुल दोनों वेरिएबल्स हैं तो दोनों को कुछ भी मान लो। पर आप मतलब आप सबसे एक्यूरेट तरीका अगर इन सवालों करने का तो ये है, पहली चीज को आप एक्स माने, दूसरी चीज को वाई माने। समझ गए क्या? हाँ सर। तो इस चीज को मैंने मान लिया, कॉस्ट की एक नोटबुक की कॉस्ट मैंने मान ली एक्स, ठीक है। तो अब वो क्या, वो सवाल में क्या कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो सबसे पहले मैंने कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान ली, अब कॉस्ट ऑफ क्या माननी पड़ेगी? लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, वन नोटबुक ये हो गई, तो द कॉस्ट ऑफ, या फिर कॉस्ट ऑफ सिर्फ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन पेन। अब बेटा एक बार पेन की भी तो बात कर लो, पेन को क्या मानना है आपको? वाई मानना है। क्या मानना है बच्चों? वाई। बेटा एक नोटबुक की कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया? एक्स रुपीज। एक पेन की कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया? वाई रुपीज। अब वो सवाल में हमसे क्या कह रहा है, ये तो हमने माना है, अब वो सवाल में क्या कह रहा है वो सुनो पहले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लिखते हैं ए टी क्यू एफ, जैसे करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन सीख लो, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में। ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या चाहते हैं हमसे? वो चाहते हैं कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू, इसको मतलब बोलते हैं इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब होता है बेटा, ट्वाइस मतलब होता है टू टाइम्स। अब लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ट्वाइस, जहां पर ट्वाइस लिखा होगा वहां पर आपको समझना है टू टाइम्स। टू टाइम्स में समझते हो, किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको टू से। दोबारा सुनो, दोबारा पीछे चिंटू, बेटा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान, बहुत मासूम टॉपिक है, एकदम पेशेंटली आपको समझना है। समझ गए? दोबारा सुनो, मैंने क्या बताया अभी तक आपको? सबसे पहले ऐसे सवालों को पढ़ते वक्त आपको वो दो चीजें फाइंड आउट करनी है जिन दोनों चीजों के बीच में रिलेशन दे रखा होता है। तो मैंने वो दो चीज फाइंड आउट कर ली, पहली चीज मुझे मिली नोटबुक, दूसरी चीज मिली पेन। फिर मैंने क्या किया, एक चीज की कॉस्ट को मैं क्या मानूंगा? अब इसमें कॉस्ट वाले क्वेश्चन है तो कॉस्ट क्या मान लोगे आप? एक्स मान लोगे। अगर मान लो कुछ एज वाला सवाल होता तो उसकी एज पहले क्या मान लेते? एक्स मान लेते, एक्स ईयर्स। समझ गए? तो यहाँ कॉस्ट वाला सवाल है तो क्या मानेंगे? कॉस्ट एक्स रुपीज मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स रुपीज। फिर कॉस्ट किसकी? एक नोटबुक की कॉस्ट को मैंने मान लिया एक्स रुपीज, एक पेन की कॉस्ट को मैंने मान लिया वाई रुपीज। ये मैंने माना है, लेट किया है, माना है। सर क्यों माना है? क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्यों करनी है? इक्वेशन फॉर्म करनी है। समझ गए क्या? आ जाओ, फिर हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमसे क्या चाहते हैं? वो हमसे चाहते हैं द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है, जो नोटबुक की कॉस्ट है बच्चों, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मतलब कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज मतलब इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज मतलब इक्वल टू कॉस्ट ट्वाइस मतलब टू टाइम्स मतलब टू मल्टीप्लीकेशन, टू टाइम्स द कॉस्ट ऑफ वन पेन। क्या ये बात सही लिखी हुई है मैंने? हाँ सर, ये जो बात उन्होंने यहां पर लिख के दी है, जो इंग्लिश में लिख के दी है, उसको मैंने मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया। अब बताओ कॉस्ट ऑफ एन मतलब कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक क्या है, वो कितना है? एक्स। सर आपने तो ऊपर माना है कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक कितना है बेटा? एक्स रुपीज, तो एक्स लिख दिया। इज इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, मतलब इज माने क्या होता है बच्चों? इक्वल्स टू। आपको कुछ बातें यहाँ लिख लेना आप। इज का मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स। समझ गए क्या? हाँ सर। एक्स इज इक्वल्स टू टू टाइम्स कॉस्ट ऑफ वन पेन, क्या है वो? सर वाई। तो यही जो है, यही आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। सर कुछ बच्चे पीछे सर को जा रहे हैं, सर एक बात बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी हुई है? मैंने कहा हाँ भी लिखी तो वही हुई है, पर आपको दिख नहीं रही है। मैंने कहा कैसे? आ जाओ जल्दी से इस y वाले टर्म को इधर लेके आओ। तो x माइनस टू वाई प्लस जीरो बराबर जीरो। क्या मैं अब कह सकता हूं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी हुई है? जी हाँ,
बिल्कुल कह सकते हो सर, x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाली लिखी हुई है। क्या आपको यहां तक समझ में आ गई? यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। वो आपसे कह रहे हैं राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, हमने लिख दी। समझ गए क्या? एक बार रिपीट करता हूं लास्ट, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आ जाइए, हमेशा ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है, हेलो हेलो, नजरें एकदम बोर्ड पर लगा हुआ, जाओ हेलो हेलो, बोर्ड पर नजरें। आपको ऐसे सवालों में हमेशा दो चीजों के बीच में जो रिलेशन दिया होगा, आपको पहले वो दो चीज फाइंड आउट करनी है जिनके बीच में रिलेशन दे रखा है। पहली चीज इसमें क्या है, नोटबुक, दूसरी चीज क्या है, पेन। थोड़ा सा पेशेंटली आपको समझना होगा, प्लीज थोड़ा सा पेशेंट रख के आपको समझना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या मान ली, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक हमने मान ली x रुपीज। दो चीजों के बीच में रिलेशन ढूंढने के बाद पहली चीज को मान लो x और दूसरी चीज को मान लो y। अब वो उसके रेस्पेक्ट में मानना कि कॉस्ट दे रखी है तो रुपीज में लिखेंगे, और एज दे रखी हो तो ईयर्स में लिखते, डिस्टेंस दे रखी हो तो किलोमीटर में लिखते, ऐसे। समझ गए, समझ में आ गई? तो इसके हिसाब से हम यहां पर इसकी यूनिट लगाएंगे। तो x रुपीज मान ली यहां पर, क्योंकि कॉस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक हमने मान ली क्या, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक मान ली x रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन पेन मान ली y रुपीज। फिर वो क्वेश्चन में खुद कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या, ये तो हमने माना है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है एक नोटबुक की, मतलब एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो एक पेन की कॉस्ट की 2 टाइम्स है, एक पेन की कॉस्ट की 2 टाइम्स है। एक नोटबुक की कॉस्ट एक पेन की 2 टाइम्स है, एक नोटबुक की कॉस्ट एक पेन की 2 टाइम्स है, एक नोटबुक की कॉस्ट एक पेन की 2 टाइम्स 2y है, मतलब 2 टाइम्स है मतलब 2y, क्योंकि हमने एक पेन की कॉस्ट क्या माना है y, तो x इज इक्वल टू 2y। अब ये हमें इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नजर नहीं आ रही थी, पर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा उधर ले गए, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स थोड़ा पहले ही बनाना सिखा चुके हो पिछले लेक्चर्स में। लेक्चर नंबर 2 में आपने सिखा दिया ऑलरेडी, लेक्चर 1 में भी सिखा दिया था, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी, उस तरीके से मैंने ही लिख दी है, मतलब 2y टर्म को इधर लेके आना है, इधर 0 बनाना है। देख लीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वाली फॉर्म यहां पर बन रही है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गए क्या? दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ गए क्या? आई होप एंड बिलीव कि ये आपको सवाल अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको प्लीज पेशेंट रखना, ये पहला सवाल था, एनसीईआरटी का सवाल था, बहुत आसान है ये। अभी जब मैं आपको कुछ अच्छे लेवल के सवाल करवाऊंगा ना, तो आपको ये आसान लगेगा। समझ गए क्या? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। नोट करो इसको प्लीज बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन, पेशेंटली इसको करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, किसी भी बात का लोड मत लीजिएगा। हो गया क्या? मिटा ले, मिटा ले क्या? 1 2 3 आ जाइए। अच्छा था ये सवाल, एनसीईआरटी का सवाल था, कर लिया, आसान था बहुत, काफी आसान क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। आ जाइए, 5-6 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, उससे कठिन सवाल आपको देखने को आपके पेपर में नहीं मिल सकता है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। जो सवाल मैंने आपको यहां करवा दिया है, उससे टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, उतनी उसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, डिजिट्स इधर उधर होके। समझ गए क्या? हाँ सर, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं जल्दी से, सुनो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन is ₹5। द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज ₹5। ये थोड़ा सा हल्का कैसे चल रहा है, दूसरा मार्क लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन, पेन नहीं सर, पेन मैंने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन, ठीक है। और क्या कह रहे हैं वो, और कह रहे हैं राइट, बस इसको क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। अब उसके आप टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इसके आगे आप लिख लेना, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, आप इसके आगे लिख लीजिएगा। आ जाइए, मैं आपको इस सवाल को समझाता हूं। पहले आप इसको सवाल को एक बार ट्राई करने का कोशिश करेंगे क्या? एक बार ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको एक बार अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वेल एंड गुड है ये आपके लिए। पहली स्टेप में क्या करना है, आप बस पहली स्टेप तक पहुंचो। क्या करना है? पहली स्टेप में आपको इस सवाल को पढ़ते वक्त आपको वो 2 चीजें ढूंढनी है जिनके बीच में रिलेशन दिया गया है। पहली वो 2 चीजें ढूंढो, फिर उनमें से एक चीज को x मानो, दूसरी चीज को y, दूसरी स्टेप। समझ गए क्या? इतना अगर आपने कर लिया, सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। करके देखो, हो गया हुआ क्या? नहीं हुआ, हो गया, जो भी सिचुएशन आपकी आप देख लीजिए। आ जाइए, 1 2 3 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आ जाइए, सबसे पहले
सवाल को पढ़ते हैं जरा। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, कौन सा पेन बच्चों? बॉल पेन। जरा देखो बॉल पेन, एक पेन है बॉल पेन, आ जाइए। वो कह रहे हैं हमें दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालना। पहले हम इस सवाल को ऐसे ही पढ़ेंगे, दो चीजों के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे। पहले कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, बॉल पेन की बात होगी सर, बॉल पेन पहली चीज मिल गई बॉल पेन। दूसरी चीज क्या है? इज लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट फाउंटेन पेन, मिल गया सर। दूसरी चीज मिल गई फाउंटेन पेन। पहली चीज बॉल पेन, दूसरी चीज फाउंटेन पेन, दो चीज मिल गई जी सर। पहली चीज को क्या मानूंगा? एक्स मानूंगा, दूसरी चीज को क्या मानूंगा? वाई मानूंगा। क्या आपको यहां तक चिंटू बात समझ में आ रही है? जी सर। मुझे चिंटू पीछे से बोल रहा है, सब मुझे सुनाई भी दे रहा है कि हाँ सर आपकी आवाज हम तक सही आ रही है और हम समझ चुके हैं कि पहली चीज को आपने क्या मानना है? बॉल पेन। दूसरी चीज को मानना है फाउंटेन पेन को क्या मानना है? वाई, मतलब वाई। पहली चीज क्या है? बॉल पेन है, दूसरी चीज क्या है? फाउंटेन पेन। पहली चीज को क्या मानोगे? एक्स मानोगे, दूसरी चीज को क्या मानोगे? वाई मानोगे। समझ गए क्या? हाँ सर। आप जोड़ा तेज तेज बोल देते तो हमें कम समझ में आता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, स्लो स्लो बोल देंगे आपकी बात। अब ये दो चीज पता करते वक्त आपको क्या करना है? पहली स्टेप में आपको करना है लेट द कॉस्ट। अब कॉस्ट की बात चल रही है तो हम क्या करेंगे? द कॉस्ट ऑफ अ, या वन, या आप यहां पर वन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। आप सबसे पहले बॉल पेन की कॉस्ट को बच्चों क्या मान लेंगे? आप मान लेंगे एक्स रुपीज। क्या मान लेंगे? एक्स रुपीज। क्या समझ गए? जी सर। फिर द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन, बेटा इसको आप क्या मान लेंगे? वाई रुपीज। क्या मान लेंगे? वाई। सेम सिमिलरली जैसा पीछे किया था, कॉस्ट ऑफ अ वो नोटबुक एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ अ पेन वाई रुपीज, वन पेन मतलब वाई रुपीज मान लिया था उसको। सिमिलरली वो भी यहां किया है। पहले की स्टेप से सेम है दोनों चीज। मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहले सिंपल आपको क्या करना है? इस सवाल को पढ़ते वक्त वो दो चीजें ढूंढो, इस सवाल को पढ़ते वक्त वो जो दो चीजें ढूंढो जिसके बीच में आपको रिलेशन दिया गया है। समझ गए क्या? और उन्हीं चीज को आप, एक को एक्स एक को वाई, पहली वाली चीज को एक्स दूसरी वाली चीज को वाई। समझ गए क्या? जी सर। उसके बाद आप क्या करेंगे? हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शॉर्ट में लिखना होता है ऐसे, पूरा लिखोगे तो निकल जाएगी। तो लिखना होता है आपको क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो हमने माना है एक्स रुपीज वाई रुपीज। क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे? क्वेश्चन क्या चाहता है? अब धीरे धीरे पढ़ना है, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, धीरे धीरे पढ़ना है इसको। कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, बॉल पेन की जो कॉस्ट है बच्चों, बॉल पेन की जो कॉस्ट है बच्चों, वो ₹5 कम है, लेस देन ₹5 लेस देन मतलब ₹5 कम है। किससे? हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन को आधा करो, फाउंटेन पेन की कॉस्ट को आधा और उसमें से 5 कम, उसमें से 5 कम। क्या आप ये बात समझ पाए? दोबारा समझेंगे। प्लीज लोड नहीं लेना है, आराम समझाने का प्रयास करता हूं इसको मैं। आ जाइए, वो कुछ कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, बॉल पेन की कॉस्ट ₹5 लेस देन है, ₹5 कम है। किससे? हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की जो कॉस्ट है उसका आधा और उसमें से 5 कम कर दो तो जो कॉस्ट निकल कर आएगी वो कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जी हाँ सर, हमको आपकी बात समझ में आ गई। ये बहुत आसान सी बात लिखी हुई है उन्होंने। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं वो? कॉस्ट ऑफ या मैं इसको अब डायरेक्टली लिखूं क्या? अब ये चीज अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, अगर आप लिखना चाहते हो यहां पर लिखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज मतलब इसकी जगह पर इक्वल टू को साइन लगा के ₹5 लेस देन ये लिखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। पर ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, ये था कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, हमने क्या माना है? इज मतलब इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज, कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज मतलब इक्वल्स टू। यार ध्यान से सुनेंगे प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनोगे, सब कुछ आई गारंटी सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा पीछे रखना है। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज मतलब इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज इक्वल्स टू ₹5 लेस देन, ₹5 लेस देन, ₹5 कम है, यानी कि ₹5 कम, यानी -5 कर दो, -5 कर दिया, पहले -5 कर दिया। ₹5 लेस देन मतलब 5 माइनस कर दिया। किस में से माइनस करना है? हाफ, ध्यान सुनना, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। बेटा फाउंटेन पेन की कॉस्ट क्या है? फाउंटेन पेन की कॉस्ट है सर वाई, और उसका आधा कर दो यानी कि डिवाइड बाई 2 कर दो। हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन ये तो होता है y/2, समझ गए? हाँ सर। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन आपने क्या माना है? y। क्या आपको बेटा यहां तक की सारी बात समझ में आई है? ये जो लिखी हुई है ये आपने इक्वेशन फॉर्म कर लिया, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना बाकी है। करें क्या? थोड़ा सिंप्लीफाई करें क्या? बोलो जी सर। एक्स अब सुनो, पहले एक बार सुन लो। x इज इक्वल टू मतलब कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज मतलब इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज half of the cost of fountain pen, ₹5 less than half of the cost of fountain pen। बेटा ₹5 लेस देन इसका आधा, मतलब फाउंटेन पेन की एक फाउंटेन पेन की कॉस्ट का आधा और उसमें से 5 कम। यही क्या है? यही आपका कॉस्ट ऑफ बॉल पेन है। तो ये लिख दिया मैंने, समझ गया क्या? हाँ सर। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें क्या? आ जाइए।
थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देख लीजिए, इस सबको उठाकर रिजल्ट लेके आ रहा हूं, तो क्या करूंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई टू प्लस 5 बराबर 0। सॉरी, अरे 2 क्यों लिख दिया भाई, 0 आएगा ना यहाँ पे। बोल सही रहे हैं पर गलत लिख रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो सर, याद जाएगा, समझ गए क्या। इस सारी चीज को उठाकर रिजल्ट लेके आ गया हूं, बस और कुछ नहीं किया है मैंने। और क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ और कर सकते हैं क्या, ऐसे जोड़ दो तब भी आपका ये आंसर है। आप इसको ऐसे जोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चेक कर लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। सर मैं पूछूं आपसे a की वैल्यू बताओ जरा, तो a की वैल्यू क्या है 1, सर b की वैल्यू -1/2। देखो एक बार, देखो एक बार, b क्या होता है सर, y का कोएफिशिएंट। आपने पिछली क्लास में बता रखा है v, व्हाट इज b, b इज y का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब y के आगे जो लगी हुई चीज है वही, तो y का क्या लगा है -1/2, तो बस, तो यही तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये लिख दिया आपने, समझ गए क्या। तो ये इसका, इस सवाल का ये जवाब हो जाएगा, समझ गए। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो एक बार। कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन निकालना था, मतलब आपको ये निकालनी थी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिख के दिखा दीजिए। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई है, कैसी, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन। तो मैंने कहा हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन क्या होगा, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन कितना है y, उसका आधा क्या होगा सर, वो y/2 होगा। तो मैंने कहा ये आ गया y/2। तो ये चीज जो लिखी हुई है हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, ये लिखा हुआ y/2। वो कह रहे हैं इससे 5 कम, ₹5 लेस देन, मतलब इससे 5 कम मतलब क्या होगा, y/2 - 5। अब ये चीज है कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन के बराबर। तो ये चीज कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन क्या था, x, समझ गए। अब आपको आई होप एंड बिलीव कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि x मतलब कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज मतलब इक्वल्स टू ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। आई होप एंड बिलीव कि ये सवाल आपको आप समझ में एकदम ब्रीफली समझ में आ गया होगा, समझ गए क्या, बोलो बोलो बोलो। क्या अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो प्लीज आप इस तरीके के सवाल अपने घर से ट्राई कर सकते हैं। मैं होमवर्क में भी आपको सवाल दे जाऊंगा, ठीक है। प्लीज 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 इस सवाल को ट्राई कर लीजिएगा घर पे दोबारा से एक बार, प्लीज एक बार देखो इन सवालों को। जब आपके सामने कोई नई सी चीज आती है तो आपको घबराना नहीं होता है, आपको सबसे पहले एक बार सीखना होता है, उसके बाद घर पे खुद से सॉल्व करके देखना होता है, तभी आपको वो चीज अच्छे से समझ में आने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। अगर आपके सामने कोई चीज नहीं आई है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी, समझ गए। इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको ऐसे कई सारे और सवाल करवा रहा हूं जो इससे थोड़े से अलग भी दिखते हैं। अब ये तो होगा एनसीईआरटी के, मतलब एनसीईआरटी में एक सवाल दे रखा था इस तरीके का, मैंने आपको और करा दिया, ये तो एनसीईआरटी से भी ऊपर लेवल का है। फिर एक और सवाल करा रहा हूं, अच्छा सवाल, इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज 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 नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। 22 हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल तो करवा के जाने भाई, चाहे 22 हो जाए चाहे 1 घंटा हो जाए। कोशिश तो करता हूँ यार 1 घंटे से कम की रहे, पर नहीं हो पाता। मिटा लें, 1 2 3, आ जाइए, मजा आ रहा है। 2 सवाल कर लिए हैं आपने, मुबारक हो आपको, आपने 2 सवाल निपटा दिए हैं। अब बात करते हैं जरा तीसरे सवाल की, उसको भी देख लेते हैं जरा कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, नोट कराएं क्या। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ ages of a father and a son, of a father and a son is 50 years, 50 years, लिखा है फॉर्म a linear equation in 2 variable to represent this statement, form a linear equation in 2 variables to represent this statement। अभी सवाल आया, ये सवाल काफी बच्चों को आसान लग रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, काफी बच्चों को ये सवाल आसान लग रहा होगा, तो जल्दी से आप इसको निपटा दीजिए। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप प्लीज मेरा वेट कीजिए, मैं आपको अभी 2 सेकंड में बता रहा हूँ। हो गया, मिटा ले, वीडियो पॉज करनी होती है, उसके बाद सॉल्व करना होता है। हेलो हेलो, क्या आपके पास नोटबुक और पेन सब कुछ बैठा है पहले से? भैया जिसके पास नोटबुक और पेन नहीं है प्लीज रख लो यार, प्लीज रख लीजिए, बिकॉज बिना अगर नोटबुक पेन के देख रहे हो सिर्फ मजे में ऐसे करके, भाई नहीं चल पाएगा यार, सीखो कैसे, सीखना पड़ेगा आपको। अगर सीखना है, अगर सीखने के लिए इस वीडियो पर आए हो तो प्लीज आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, जिससे आप रफ में ये सारी चीजें सॉल्व कर रहे हो, समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, हेलो हेलो,
सॉल्व करें इसको, आ जाइए। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ब्लू से ही कर देते हैं, आ जाइए। अरे भाई ब्लू तो है ही नहीं, हाथ में तो ब्लैक ही है ना। सर ब्लू पेन ले लीजिए, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। आ जाइए। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर। आप सबसे पहले कुछ नहीं सोचना, आपको क्या सोचना, जो सिखाया है वो सोचो। स्टेप 1 क्या सिखाया सर ने, क्या सिखाया सर ने, ये सिखाया है आपके सामने ऐसा स्टेटमेंट वाला सवाल आएगा, आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा उसमें वो दो चीजें फाइंड आउट करनी है जिनके बीच में रिलेशन दे रखा है। सर इसको तो पढ़ते हैं एक बार। द सम ऑफ एजेस, सर पहली चीज मतलब एज मिल गई हमें, एज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। किस किसकी एज के बारे में, एक तो पिताजी मतलब फादर और एक बेटा और एक पिताजी, इनके बारे में दो लोगों के बारे में हमने क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले फादर और दो, हमें दो चीज मिल चुकी है, मैंने कहा सर मिल चुकी है। इनकी एज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। इनकी किसके बारे में हो रहा है बेटा, जैसे पिछली क्वेश्चन में क्या था, कॉस्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा था, इस बार एज वाला क्वेश्चन आ गया, एज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, तो अगर एज वाले क्वेश्चन में डिस्कशन हो रहा है तो क्या करें सर फिर आगे। तो मैंने कहा आपसे पहले वाली चीज को, पहले की एज को मान लो एक्स, दूसरे की एज को मान लो वाई, पहले की एज को मान लो एक्स, दूसरे की एज को मान लो वाई। दोबारा सुनो, पहले की एज को मान लीजिए एक्स, दूसरे की एज को मान लीजिए वाई, यही तो कह रहा हूं। तो आपको ये करना है, लेट द एज ऑफ फादर, पिताजी की एज को आप क्या मान लेंगे एक्स, बेटा आगे क्या लगेगा ईयर्स। अब यहां पर कोई रुपीस लगाने वाला तो नहीं बेटा पीछे, हेलो बेटा ध्यान से, यहां पर रुपीस नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा ईयर्स, बिकॉज यहां पर एज की बात कर रहे हैं। कोई चिंटू ऐसा तो नहीं है यार रुपीस लगा के बेटा, नहीं सर हम नहीं है ऐसे। फिर एज ऑफ सन, बेटा एज ऑफ सन अगर मैं मान लूं आपसे, क्या है वो, एज ऑफ सन है एक्स ईयर्स, सॉरी वाई ईयर्स। क्या मान लिया बेटा, वाई ईयर्स। सर क्यों मान लेंगे सर हम भाई, बिकॉज मैंने कहा बेटा दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है आपको। कितनी बनानी है, टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल्स तो आपको लेके आने पड़ेंगे ना चिंटू, हेलो। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है तो आपको कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, चिंटू पीछे बोल रहा है दो वेरिएबल्स, समझ गया क्या। हाँ सर, उसके बाद वाली स्टेप क्या है आपको पता चल गया होगा, एज ऑफ फादर हमने क्या मान लिया एक्स, एज ऑफ सन क्या मान लिया है वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमेशा से क्या लिखते हुए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पीछे हेलो बोर्ड पर ही नहीं दे रहे हैं आपकी, जी सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, द सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है बता, सम मतलब क्या होता है एडिशन, सम मतलब क्या होता है एडिशन, और एडिशन का मतलब क्या होता है जोड़ना। मतलब फादर की एज और सन की एज को जब जोड़ोगे तो कंबाइंडली 50 साल निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा 50 साल। वो ये कह रहे हैं आपसे, जब आप फादर की एज को, हेलो इधर, फादर की एज को और सन की एज को जब जोड़ देंगे तो एज कितनी निकल कर आएगी 50। तो मैं कह रहा हूं एक्स प्लस, मतलब फादर की एज प्लस बेटे की एज, फादर की एज प्लस बेटे की एज बराबर 50 साल है क्या, यही बनेगी क्या, बोलो। हाँ सर। अब इसको अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी हो तो कैसे बनाएंगे सर, ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी भी है, मैंने कहा हाँ, पर आपको दिख नहीं रही होगी, अभी मेरे लिए तो है पर आपके लिए नहीं है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो ऐसे कर लीजिए, एक्स प्लस वाई माइनस 50 बराबर 0। अब आपको ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख जाएगी। ऑल्दो आप यहां तक लिखते तब भी वो सही था, मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक आप लिखोगे तब भी वो सही है, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो और ज्यादा सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। आप अगर लिख के करना चाहते हैं, जैसे आप लिखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आप ये लिखना चाहते हैं, सम ऑफ फादर्स एज प्लस सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज इक्वल टू 50 ईयर। उसके बाद आप दीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 बराबर, भाई बात मतलब वही है, समझ गए। मैंने डायरेक्टली यहां से स्टेप कर दिया, डायरेक्टली ये वाला जो इंग्लिश वाली बात है वो नहीं लिखकर मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस्तेमाल, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन इस्तेमाल कर लिए, समझ गए क्या। बोलो क्या यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान था, सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 50 इयर्स, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक ऐसा आसान सा सवाल और करवा देता हूं मैं आपको, एक आसान सवाल और करवा दूं ताकि आपको जो डर बैठा हुआ है ना कि ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए खतरनाक होती हैं, आपको डर लगता है इनसे, ये वो है, भाई फॉर्म करना बहुत आसान होता है। देखो क्लास 9th के अंदर जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करवाएंगे, क्या करवाएंगे, फॉर्म। जब आप क्लास 10th में आ जाओगे तो उन इक्वेशंस को, जब फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक नहीं दो आ जाएंगी, पेयर में आ जाएंगी अब, और उनको सॉल्व करना होगा आपको। तो आपके लिए वो आप फिर जब आप उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो क्लास 10th का चैप्टर है उसकी जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको ये लगेगा कि कोई प्लीज मुझे ये इक्वेशन बना के दे दे, सॉल्व तो मैं कर लूंगा, क्योंकि वहां आपको मेथड सिखाए जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो आपको वो सॉल्व करने का तरीका पता होगा, पर आपको वहां ये लगेगा कि यार प्लीज मुझे कोई वो तरीका दे दे जिससे मैं इनकी इक्वेशंस अपने इनको पढ़कर और इक्वेशंस खुद बना लूं।
तो अभी पहले वो इक्वेशन बनाना सीख लो, 10th में भी मैं आपको सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। अभी पहले आप एक इक्वेशन बनाना सीखो, मतलब आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक ही करनी है, पेयर में बात नहीं है, यहाँ आपके सिलेबस में पेयर में बात नहीं करनी है, 10th में जाके पेयर में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है, इस तरीके से बनाई जाएगी, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, सिखा चुका हूं। एक बार सुन लीजिए, जब भी स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे आपको हमेशा पहले स्टेप में क्या करना है, वो दो चीजें ढूंढनी है जिनके बीच में आपको रिलेशन दे रखा होगा। पहली चीज को मानो x, दूसरी चीज को क्या मानोगे y। समझ गए क्या? यहां तक की स्टेप के बाद आपको जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे करना है, उसके बाद आपका आंसर आपको दिखने लगेगा। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, यस सर। और इस सवाल को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आपको पढ़ना है, ताकि सारी बातें आपके दिमाग में एकदम घुस जाएं, और तोड़ तोड़ कर, ऐसा नहीं है कि बात सब कुछ पढ़ जाए। फादर फॉर्मल क्या पढ़ना है? द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन। फादर की एज और सन की एज इज इक्वल्स टू। जब भी आपके दिमाग में ये, जब भी आपके सवाल में ये आएगा इज, तो आप किसको क्या मानेंगे? इक्वल्स टू। इज मतलब है, कितनी है? 50 ईयर्स। तो इसका और इसका सम कर दो, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। आसान है? आसान है क्या? हेलो हेलो, क्या आपको ये चीज आसान लग रही है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 कराऊं क्या? बेटा लेट्स गो, 1 2 3 आ जाइए। एक ऐसा ही आसान सा मासूम सा सवाल और करा देते हैं आपको, ताकि फिर आपको जब टफ सवाल करवाएंगे तो आपको वो बातें बचानी पड़नी, वो आप आसानी से बचा पाएंगे, है ना। आ जाइए, इसको मिटा देते हैं। अब बहुत देर हो गई है इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखे हुए। आप CBSE को मिटा दे रहे हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है ना। भैया ये तो बताइए ना, 9th वाले बच्चों के लिए चैप्टर। सर हम तो 10th में हम फिर भी देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहो, देख लोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4th है ना जी सर। अब आप एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लो, ऐसे लिख लो, द रन्स, एक लेते हैं चिंटी। सर पीछे तब चिंटी खड़ी हो, सर मेरा नाम क्यों ले रहे हो? मैं कहा ऐसी, चिंटी एंड चिंटू। सर चिंटू, अब चिंटू भी आ गया। मैं कहा चिंटी एंड चिंटू टुगेदर स्कोर्ड 100 रन्स in a cricket match. Form a linear equation in two variables. To represent this statement. अब लिख लेना इसके आगे, to represent this statement. अब सर ऐसा सवाल आगे तो क्या करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी एज के बारे में बात की गई थी, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड अ सन एज 50 ईयर्स। तो यहां पर क्या है? चिंटू एंड चिंटी दो लोग हैं और दोनों स्कोर कर रहे हैं इतने, दोनों का सम की बात कर रहे हैं। टुगेदर का मतलब होता है जोड़, दोनों को जोड़ना है। वेरी गुड सर, समझ गए हम, बस यहीं से आप समझ गए। अब देख लीजिए, आप अब लिखोगे कैसे, लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन लिखेंगे कैसे वो मैं बता रहा हूं आपको। आप क्या लिखेंगे? लेट चिंटी स्कोर्ड x रन्स। चिंटी ने बनाए बेटा कितने रन्स? x रन्स। अब भैया रन तो बनाने पड़ेंगे, दोनों अगर 100 रन बना रहे हैं तो किसी ना किसी को, चिंटी को भी कुछ रन बनाने पड़ेंगे, कुछ रन चिंटी को भी बनाने पड़ेंगे। पीछे से चिंटी दोनों खुश हैं। चिंटी स्कोर्ड x रन्स एंड चिंटू स्कोर y रन्स। ठीक है। अब यहां पर पीछे सर, पिछले क्वेश्चन में सर आपने x को ईयर्स माना था, इधर y को आपने, पिछले क्वेश्चन में आपने y को भी ईयर्स माना था, और उससे पिछले क्वेश्चन में आपने x को रुपीज माना था। सर यहाँ रन्स मान रहे हो। मैंने कहा चिंटू एक बार आराम से ध्यान सुनो, यहाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ पर यूनिट क्या आ रही है? रन्स। तो यहाँ रन्स लगा लिए। समझ गए? जी सर, हम आपकी बात को बिल्कुल एकदम आसानी से समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा डल हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करना है? वो कह रहे हैं चिंटी ने जितने रन बनाए हैं और चिंटू ने जितने रन बनाए हैं, इन दोनों को जोड़कर उन दोनों ने 100 रन बनाए हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? द रन स्कोर्ड बाय चिंटी x, द रन स्कोर्ड बाय चिंटू y। इन दोनों को टुगेदर मतलब जोड़ना है। टुगेदर मतलब जब भी सवाल में टुगेदर आएगा आप समझ जाना, उसमें क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। टुगेदर स्कोर्ड कितने रन सर? 100 रन। बस यही जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, बोर्ड पर लिखी हुई है, स्क्रीन तो नहीं है, ये थोड़ा सा गरीब फैमिली, मतलब नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यही जो चीज है आपके पास, यही वाली जो चीज आपके पास निकल कर आई है, यही आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनकर रही। सर आप कुछ बच्चे पीछे से, सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है ये। मैंने कहा कैसे?
सर दो वेरिएबल्स तो आ रहे हैं, लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होगी, पर ये ax प्लस by प्लस c वाली फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म में लेके आओ सर इसको। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप लेके आ सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो ना भैया। कैसे कर सकते हैं, चलो आ जाओ। x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। अब ये देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वाली फॉर्म में है क्या? हाँ सर, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समझ गए? तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। किसी की मतलब बुक्स में ये जनरली ये यहां तक छोड़ते हैं, पर आप यहां तक छोड़ दोगे ना तो कोई गलत बात नहीं है, ये आपने सही उत्तर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए क्या? तो ये इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी अब कुछ पिज्जा वाले सवाल भी आते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा इज इक्वल टू इतना, कॉस्ट ऑफ 5 पिज्जा इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट्स, ऐसे कर कुछ भी, मतलब इस तरीके से सवाल भी आ सकते हैं। तो आपको कॉस्ट ऑफ पिज्जा 1 x मानना है, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट क्या मानना है, y मानना है। उस तरीके से आप उस सवालों को भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 सवाल मैंने आपको बेसिक वाले सवाल करवा दिए। अब आते हैं थोड़े से एक अच्छे सवाल पे। ठीक है, ये 4 सवाल हो गए बेसिक वाले। अब मैं आपको एक अच्छा सवाल लेके आता हूं आपकी स्क्रीन पर, जो आपको अच्छा लगेगा सीरियसली करने में। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सवाल करवाता हूं। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। एंड आई होप एंड बिलीव कि आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, बधाई हो आपको, आपने ये टॉपिक अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इन क्वेश्चंस में कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ आपको बस वो 2 चीज देखनी है जिन दोनों चीज के बारे में आपको रिलेशन दे रखा है। बाकी सारी चीजें इसमें आसान है बच्चों। समझ गए क्या? मिटा लें क्या? हेलो, क्या आपको मजे आ रही हैं? जी सर। बेटा कॉपी और पेन लेके बैठना है, इन सवालों को लिखना है कॉपी में, नोट्स आपको बनानी है। बिकॉज नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं, ना यहाँ से इस चैनल से ना किसी और चैनल से। आई प्रॉमिस। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा और मैं यहाँ से नहीं सीख पा रहा हूँ, किसी और जगह सीख सकता हूँ, तो आप ट्राई कर लीजिए। अगर आप सीख जाए तो इसके नीचे कमेंट सेक्शन में दे जाना कि हाँ सर मैं सीख गया था, मान लूंगा मैं। ठीक है, वैसे तो नहीं सीखते हैं जनरली, 99.999% आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिना नोट्स बनाए आप किसी चीज़ को ग्रेस्प कर लें, समझ जाए। समझ गए क्या? मैं डालें इसको 1 2 3 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको करा दिया है अपनी तरफ से। अब मैं चलता हूं एक अच्छे से सवाल पे, जो कि है आपको अच्छा लगेगा, आई होप एंड बिलीव कि और वो सवाल मैं पूरा लिखूंगा एकदम तरीके से, ताकि आपको समझ में भी आए, है ना। छोटा लिखने की कोशिश करूंगा, उस सवाल में थोड़ा सा आपको समझाना है मुझे। आ जाइए बेटा, हेलो, जल्दी से सभी बच्चे यहाँ आ जाएं। क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा। अ नंबर इज 27, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 होगा, हाँ 5 है सर। अ नंबर इज 27 मोर देन, अ नंबर इज 27 more than the number obtained by obtained by reversing its digit, the number, yeah, a number is 27 more than a number is 27 more than the number obtained by reversing its digits if its units and tens digits are, if its units and tens digits are x and y रेस्पेक्टिवली। ये दे दिया। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। राइट, फिर से वही बात, आपको हमेशा एक स्टेटमेंट, मैंने कहा था ना आपसे, राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले कहा था, आपको हमेशा हर सवालों में, इस सवाल में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एक्स की और वाई की वैल्यू बता दो, नहीं, आपसे वो पूछेंगे स्टेटमेंट आपको दी गई है, उस स्टेटमेंट की हेल्प से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को राइट करो, लिखो, बनाकर दिखाओ, फॉर्म करो। समझ गए क्या? हाँ सर। क्लास 8th में कुछ आपने ऐसा पढ़ रखा होगा, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है,
आराम से बिना लोड के यहाँ पढ़ाई करनी है आपको, समझ में आ गया? हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये एक अच्छा सवाल है। कैसा सवाल है बच्चों? ये एक अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है ना? इसमें आपको डायरेक्टली आइडिया नहीं लगेगा, इसमें आपको एक बेसिक कंसेप्ट पहले आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा आपको? बेसिक कंसेप्ट। सिखाया आपको बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले मैं आपको पहले उस बेसिक कंसेप्ट की तरफ ले चलता हूं। आ जाइए, बेसिक कंसेप्ट। क्या आपने बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म सीख रखी है बच्चों? क्या आपने बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म सीख रखी है? बचपन में मतलब सर थर्ड फोर्थ क्लास में हमने बचपन में पढ़ा होता ना, जैसे यहाँ मान लो 230 लिखा हुआ है, 230 लिखा हुआ है, इसकी सर एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी सर? 200 प्लस 30 प्लस 0, ऐसे होती है सर, 230 बन गया। फिर अगर मैं कहूँ सर 22 की 24 की बना दो सर, वो क्या होगी सर? वो होगी 20 प्लस 4। बोलो बोलो। हाँ सर। अब एक बात नोटिस कर रहे हो कि जब भी एक 2 डिजिट वाला नंबर आएगा, अब ध्यान सुनेंगे क्योंकि यार 2 डिजिट वाले नंबर की बात हो रही है, तो 2 डिजिट वाले नंबर की बात करता हूं। तो जब भी एक 2 डिजिट का नंबर बनता है तो वो बनता कैसे है? उसकी 2 डिजिट का नंबर बनता है, वो किससे बनता है? एक बात सुनो, 2 डिजिट का नंबर बनता है 24, तो वो बना किससे होता है सर? वो उसकी यूनिट प्लेस से, मतलब उसकी वंस डिजिट से और उसकी टेंस प्लेस से। इसको बोलते हैं वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, कुछ भी बोल लो। वंस माने होता है 1, इसलिए यूनिट भी बोलते हैं कभी उसको। तो यूनिट मतलब 1, तो वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस, वंस प्लेस टेंस प्लेस। वो कह रहे हैं वंस प्लेस को यूनिट प्लेस कहते हैं, तो यूनिट प्लेस कह लो, तो ये यूनिट प्लेस हो गई और इसको क्या कह रहे हैं? टेंस प्लेस। एक बात बताओ, ये 4, अब ये 24 जो है वो कैसे बना होगा सर? जो 24 है वो ऐसे बना होगा कि हमने जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, जो ध्यान सुनेंगे इस बात को प्लीज, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट सीख लिया, ये सवाल आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? ये अगर आपने ये वाला बेसिक कंसेप्ट सीख लिया, ये जो चीज मैं आपको सिखा, ये सवाल जो मैं आपको करवाऊंगा चुटकियों में आप कर लोगे। पहले आप ये सीख लीजिए, अगर ये 24 है, 2 डिजिट का एक नंबर बनता है किससे? उसकी यूनिट प्लेस और उसकी टेंस प्लेस से। यूनिट प्लेस से क्या लिखना होता है? हमने यूनिट प्लेस लिखना होता है जो नंबर, उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यूनिट मान क्या होता है? 1। और इसमें जोड़ दीजिए, उसमें अगर इस पूरे नंबर को बनाना है तो मैं बता रहा हूं क्या करना है आपको। इस 2 डिजिट के नंबर को बनाना है तो क्या करना है? उसका यूनिट डिजिट उठाकर उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसका टेंस डिजिट उठाकर उसमें उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इन दोनों को जोड़कर देख लेना, आपको ये चीज नजर आएगी। कैसे सर? कैसे? दोबारा करके दिखाओ। मैंने कहा अच्छा चेक करो, 4, ये 4 लिखा हुआ है, ये 20 प्लस 4, ये 24 ही तो होता है सर। बिल्कुल सर, सही बात कही आपने। एक बार और करोगे क्या? मैंने कहा सर हाँ बिल्कुल करूंगा, आ जाइए। अरे आ जाओ बिल्कुल आ जाओ, एक बार और किसी और के साथ ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर आप मान लीजिए 38 के साथ ट्राई कर लो। 38 के साथ किसी भी नंबर के साथ, किसी भी 2 डिजिट के नंबर के साथ 3 डिजिट के भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर बात 2 डिजिट वाली चल रही है तो मैं यहाँ 2 डिजिट की बात करूंगा सिर्फ। अब देखो 38 कैसे बना होगा? 38 सर बना होगा, यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर है सर? 8 है। यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर है सर? 8 है। ये नंबर यूनिट डिजिट होती है, ये प्लेस जो होती है वो यूनिट डिजिट होती है, इस प्लेस पर यूनिट डिजिट होती है, इस प्लेस पर टेंस डिजिट होती है। तो जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर बैठा हुआ है 8, उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1 से, और उसमें जोड़ना होता है इस टेंस डिजिट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि टेंस डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 3 30 और 30 प्लस 8 38। समझ गए क्या? एक और देख लेंगे। हाँ सर जल्दी से देख लीजिए 45। अब यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर है? 5, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो ये क्या बन गया? ये कंप्लीटली अभी भी क्या लिखा हुआ है? ये अभी भी 45 लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप एंड बिलीव कि ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया है। ये कुछ नहीं है, बस ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब इसको एक्सपेंड करके मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको एक्सपेंड करके मैं ऐसे लिख सकता हूं। समझ गए? इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं। जी हाँ सर, ये हमने बचपन 3rd 4th में हमारी बचपन वाली मैडम ने हमको पढ़ाया था। मैंने कहा हाँ पढ़ाया होगा, डेफिनेटली पढ़ाया होगा। अब ये बात आप भूल चुके होंगे, इसीलिए मैंने आपको ये रिवाइज कराया। देख लीजिए, पहले आपको पहले चीजें बताई जा रही हैं, उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा। मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली सवाल को करवा देता कि आप इस तरीके से ऐसे कर लीजिए इसको, पर आपको मजा नहीं आता। मजा आपको कब आएगा? जब आपको बेसिक चीजें जो मैं इसमें अप्लाई करूंगा वो आपको पहले बता दूं पहले, तब आपको मजा आएगा। अब आपको मजा आएगा कि जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर आपको बनाना है तो किस तरीके से 2 डिजिट नंबर बनता है? 2 डिजिट नंबर बनता है बच्चों उसकी यूनिट प्लेस और उसकी टेंस प्लेस से। हेलो सामने जरूर लगाओ। यूनिट प्लेस पर आपको करना है, यूनिट प्लेस पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। और जो टेंस प्लेस पर नंबर लिखा हुआ है उसको किस मल्टीप्लाई कर दिए? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ गए यहाँ तक? बोलो। यहाँ तक की सारी बात अगर आपको समझ में आई है तो आपको ये सवाल आपको आसान लगने वाला है। ट्रस्ट मी, ये आपको आसान लगेगा। ठीक है, अब करना स्टार्ट करें। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने सवाल की। आ जाइए, ये हो गई बेसिक कंसेप्ट वाली बात कि हमने बेसिक कंसेप्ट में ये पढ़ लिया कि जब भी आपको एक सवाल बनाना है, जब भी आपको एक चीज बनानी है, मतलब ऐसी एक नंबर बनाना है 2 डिजिट का, तो आप कैसे बनाएंगे? उसकी यूनिट प्लेस की हेल्प से, उसकी यूनिट प्लेस और उसके टेंस प्लेस की मदद से बनाएंगे। समझ गए? हाँ सर, टेंस डिजिट की मदद से बनाएंगे। आ जाइए, आप जल्दी से शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से सवाल की। आ जाइए। हेलो प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड पर ही नजरें लगाई रखनी है, तभी आपको ये सवाल आसान लगेगा। आ जाइए, अब सवाल थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले 2 चीजों के बीच में रिलेशन आपसे कहा था मैंने। हाँ सर, अ नंबर
एक नंबर है, ठीक है। 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट। ये आपको कम समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से रिपीट करो उसको। एक नंबर 27 ज्यादा है, 27 मोर देन 27 ज्यादा है मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट। दोबारा से रीड करोगे इसको, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट, उसकी डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बनाया गया है उस नंबर से और इस नंबर का जब कंपैरिजन करोगे तो वो जो नंबर है, ये पहला वाला नंबर उस नंबर के कंपैरिजन में 27 गुना मतलब 27 ज्यादा है। दोबारा सुनो, आपके पास दो नंबर हैं, एक 2 डिजिट के नंबर है, आपके पास पहला नंबर था और दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर जो है वो कैसे बनाया गया है, इसी पहले वाले नंबर को रिवर्स करके, उसकी डिजिट्स को इधर उधर करके, मतलब यूनिट डिजिट को टेंस बना दिया और टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट बना दिया। समझ गए क्या? हाँ सर। अब आप ये कह रहे हैं कि पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर, ये इसको मैंने आपको इसमें आपकी जो यूनिट प्लेस है, यूनिट इफ इट्स यूनिट एंड टेंस डिजिट आर एक्स एंड वाई, मतलब यूनिट प्लेस आपकी एक्स है और टेंस डिजिट आपकी वाई है। यूनिट डिजिट आपकी एक्स है, टेंस डिजिट आपकी वाई है। ये आपको गिवन में दे रखा है, इसमें आपको अब मानने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने खुद ऐसा कहा है क्वेश्चन में कि ये आपको दिया गया है, यूनिट डिजिट आपकी क्या माननी है, एक्स, मतलब माननी नहीं, आपको दिया गया है। ठीक है, यूनिट डिजिट आपको एक्स दी गई है और वाई आपको दी गई है टेंस डिजिट। अब आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन दो चीजों के बारे में। अब आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा कि ये दो चीजें कौन सी हैं इसमें, पर मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आपने समझाया तो आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, सुनो। एक नंबर 27 ज्यादा है, एक नंबर 27 ज्यादा है किससे, दूसरे नंबर से। वो दूसरा नंबर कैसे बनेगा, बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट। इस नंबर की अगर डिजिट को रिवर्स कर दूं, इसको एक्स को मतलब यूनिट डिजिट को आगे और टेंस डिजिट को पीछे, अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या होगा, तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा उससे ये वाला नंबर 27 ज्यादा है। हाँ सर, अब हमको आसानी से समझ में आ गया, एकदम आसानी से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा पेशेंस रख के इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आ जाइए। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं गिवन। अब मैं यहाँ लेट नहीं करूंगा, बट बच्चों अब यहाँ आपको देखना है, यहाँ गिवन मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पर गिवन क्यों, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली यहाँ सीधे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि यूनिट डिजिट क्या माननी है आपको, एक मतलब यूनिट डिजिट आपको क्या चीज दी गई है, एक्स, और टेंस डिजिट आपको क्या दी गई है, वाई। ठीक है, समझ गए क्या? हाँ सर, गिवन में दिया है यूनिट डिजिट आपको क्या दी गई है बच्चों, यूनिट डिजिट आपको x दी गई है, क्या दी गई है। अब इसका कोई यूनिट लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, नंबर है इसलिए कोई यूनिट नहीं होती। टेंस डिजिट का आपको क्या दी गई है बताओ, टेंस डिजिट आपको क्या दी गई है प्यारे बच्चों, सर वो y दी गई है। हेलो, क्या आपकी नजरें बोर्ड पर है? जी सर। अगर गिवन में हमें ऐसा दिया गया है तो एक बात बताओ, इन दोनों की मदद से अगर यूनिट डिजिट किसी की x है, टेंस डिजिट अगर किसी की y है, कोई नंबर अगर ऐसा दिया है जिसकी यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट अगर y है, तो एक बात बताओ कि वो नंबर कैसा रहा होगा, समझ गए? अब नंबर कैसा रहा होगा सोचो। जब भी हमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट की मदद से नंबर बनाना हो, कैसे बनाते हैं सर, उसकी यूनिट डिजिट क्या है, x, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। पीछे से कहा क्या आया हूं बेटा, ध्यान से दोबारा सुनो। जो भी आपकी यूनिट डिजिट होती है वो है हमारी केस में x, यूनिट डिजिट हमारी केस में क्या है, x, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों x 1 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से। दोबारा सुनो, जब भी यूनिट डिजिट वाला ये यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट से आपको जब भी नंबर बनाना हो, कैसे बनाओगे, जब भी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट से आपको नंबर बनाना हो, कैसे बनाओगे, जो यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, जो यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और उसमें जोड़ देंगे जो टेंस डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, क्योंकि टेंस मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आपको समझ में आ गई बात? x को 1 से मल्टीप्लाई करो, y को 10 से मल्टीप्लाई करो और उनको जोड़ दो आपस में, तो वो जो चीज निकल कर आएगी वही आपका नंबर लिखा हुआ है। समझ गए? दोबारा सर क्या चल रहा है, थोड़ा सा बेटा पेशेंस रख चिंटू, एकदम पेशेंस रख, आराम सब चीजें समझ में आएंगी। दोबारा देखो, जब आपके पास एक नंबर आपको बनाना है यूनिट डिजिट से और टेंस डिजिट से, तो कैसे बनाओगे आप बेटा क्या करना, आपके पास जो नंबर यूनिट डिजिट पर दिया हुआ है, उन्होंने जो यूनिट डिजिट दिया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करिए 1 से। तो मैंने ये किया, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो ये बन गई यूनिट प्लेस। अब आपको टेंस प्लेस निकालनी है, तो टेंस प्लेस कैसे निकालोगे, जो आपको टेंस डिजिट दिया गया है उस टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये जो चीज इनको जोड़ोगे आप, तो ये जो चीज निकल कर आएगी ये आपका नंबर है। क्या है आपका नंबर। अब बेटा सवाल में कुछ ऐसा कह रहे हैं कि दूसरा नंबर आप कैसे लिखोगे, जो रिवर्स वाला नंबर है वो कैसे लिखोगे, तो आफ्टर आप लिखेंगे, आफ्टर रिवर्सिंग अगर आप रिवर्स कर देते हो तो क्या होगा, आफ्टर रिवर्सिंग आप क्या लिखोगे, यूनिट डिजिट। अगर आप रिवर्स कर दोगे तो यूनिट डिजिट बताओ क्या बन जाएगी इस बार, बोलो यूनिट डिजिट आपकी क्या बन जाएगी सर, वो यूनिट डिजिट बन जाएगी भाई। क्यों,
रिवर्स कर दो, इन दोनों को उल्टा कर दो, बस x को इधर दे दो, y को इधर दे दो, बस। तो टेंस डिजिट क्या बन जाएगी बताओ जरा, टेंस डिजिट क्या बन जाएगी, अरे डिजिट डिजिट बेटा टेंस डिजिट क्या बन जाएगी, x। एक बात बताओगे मुझे कि अब जो रिवर्सिंग नंबर बनेगा, अब जो रिवर्सिंग नंबर आपको बनेगा इन दोनों की मदद से, अब आपका जो रिवर्सिंग न्यू नंबर बनेगा या न्यू नंबर या एन डैश भी बोल सकते हैं उसको, न्यू नंबर बनेगा, वो न्यू नंबर क्या आएगा बताओ, न्यू नंबर क्या आएगा बताओ। अब यहां देखो यूनिट डिजिट क्या है भाई, तो यूनिट डिजिट जो भी, हमें फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ दो 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके, यही आपका न्यू नंबर बनेगा। क्या बनेगा, न्यू नंबर। अब वो क्या करें, इस नया वाला नंबर और इस नंबर में जो पुराना वाला नंबर है, बेटा ध्यान सुनेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं दो नंबर कौन से, दो चीजें कौन सी जिसके बीच में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। पहला नंबर ये नंबर, तो वो ये नंबर जो है और इस नंबर में 27, मतलब ये वाला नंबर इस नंबर से 27 ज्यादा है, वो ये कह रहे हैं। दोबारा समझने का प्रयास करो, धीरे धीरे। ये नंबर इस नंबर से 27 ज्यादा है, 27 ज्यादा है। अब समझ गए चिंटू, क्या आपको अब समझ में आया? आई होप एंड बिलीव पेशेंस के साथ अगर आपने समझा है तो आपको ये सारी बातें एकदम आसान लग रही होंगी। सुनो एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। उन्होंने खुद, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा गिवन यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद क्वेश्चन में दे रखा है कि यूनिट डिजिट क्या है बच्चों x और टेंस डिजिट क्या है बच्चों y। तो मैंने यूनिट डिजिट को माना नहीं है, इस बार खुद दिया उन्होंने तो मैंने लिख दिया यूनिट डिजिट क्या है x, टेंस डिजिट क्या है y। अगर मैं यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट किसी नंबर की देख लूं तो क्या मैं उस नंबर को लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? मैंने आपको पिछले बेसिक कंसेप्ट में सिखा के आया हूं, आप उसको चेक करिए एक बार। नंबर कैसे बनाते हैं फिर भी सीख लीजिए एक बार। जब भी आपका यूनिट डिजिट दिया हो, उस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 1 से और उसमें जोड़ देना है 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके, तो यही जो आपका बनेगा, यही आपका फाइनल नंबर बनेगा। तो ये नंबर बन गया। फिर आफ्टर रिवर्सिंग में लिखा, आफ्टर रिवर्सिंग उन्होंने कहा दूसरा नंबर कैसे बनेगा, वो आफ्टर रिवर्सिंग। तो आफ्टर रिवर्सिंग क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी बताओ भाई, टेंस डिजिट क्या हो जाएगी x। क्यों? क्योंकि रिवर्स कर दो दोनों को, यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट बना दो, टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट बना दिया। उसके बाद जो नया नंबर बनेगा, न्यू नंबर जो बनेगा, एन मतलब न्यू नंबर, तो जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, y को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट इस बार क्या है y। ध्यान से, जो बच्चे सीरियस है ना, उनको समझ में आ रहा होगा कि y को 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, बिकॉज यूनिट डिजिट इज y और y को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और इन दोनों जोड़ देना होता है, और इनको जोड़कर जो चीज बनती है उसी को बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। इन यूनिट डिजिट, जो डिजिट्स को जोड़कर जो चीज निकल कर आती है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को जोड़कर जो चीज निकल कर आती है उसको बोलते हैं नंबर। तो ये न्यू नंबर बनकर निकल कर आ गया। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप एंड बिलीव। समझ गए? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, अब बस आपको एक इक्वेशन बनानी है, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से इक्वेशन बनानी है आपको। समझ गए? कैसे बनाएंगे मैं आपको नोट करना सिखा रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए इतना। देखो पहले आप ये बताओ इस चीज को आप क्या लिख सकते हो। पहले आप इस चीज को इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखोगे बताओ। सर दिस इज 10y, 10 इंटू वाई इज 10y प्लस x इंटू 1 इज x। तो ये 10y प्लस x लिखा हुआ है। बोलो याद की बात सहमत हो? क्या ये चीज 10y प्लस x लिखी हुई? जी सर। और ये चीज क्या लिखी हुई एक बार ध्यान से देखोगे, इस चीज को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज 10x प्लस y, दिस इज 10x प्लस y। ठीक है। अब अगर मुझसे कोई कहे कि इक्वेशन बना के दिखाओ तो कैसे बनाऊंगा, मैं कहूंगा दिस नंबर मतलब दिस इक्वल्स टू, ये चीज पूरी चीज इक्वल का साइन लगाकर 27 मोर देन, मतलब 27 प्लस दिस, 27 प्लस दिस। उसके बाद y वाले टर्म से एक तरफ मैं आपको करके दिखाता हूं वो चीज, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कोऑपरेट करिएगा यार, प्लीज कर लो इसको, प्लीज कर लीजिए। मैं आपको फिर मिटाल के फिर थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूं। हो गया? मिटा लें क्या? हेलो चिंटू, क्या आपको सभी बातें आसान लग रही हैं? जी सर, हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया आराम से, अब हमें आसान सारी बातें लग रही हैं। मैं कोशिश करता हूं जहां तक हो सके आपको बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक से हर चीज बता के आपको सब कुछ समझाया जाए। ठीक है। आई होप एंड बिलीव कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो पा रहा हूं। मिटा लें इसको, 1 2 3। क्या मिटा लें हम? चलो ये मिटा लेते हैं। आ जाइए, बस इतना काफी है। चलो इतना ये भी मिटा देते हैं। ठीक है। अब आपके पास वो कह रहे हैं, अब आप लिखोगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे अब आप? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो खुद कह रहे हैं, वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं का नंबर, जो नंबर है वो नंबर जो नया नंबर है उससे 27 ज्यादा है, जो नया नंबर है उससे 27 ज्यादा है। ये उन्होंने क्वेश्चन में कहा है। अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट।
क्वेश्चन भी याद हो गया बेटा आपको, अब आपको भी याद हो गया होगा। अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इट्स डिजिट। तो उसको मैंने क्या मान लिया, एन डैश या फिर एन डबल एन मतलब न्यू नंबर, समझ गए क्या? हाँ सर। अब वो एन मतलब नंबर क्या था आपके पास, ये रहा 10y प्लस एक्स। क्या था वो, 10y प्लस एक्स बराबर न्यू नंबर क्या है बेटा, देखो एक बार 10x प्लस y प्लस 27, मतलब ये चीज नया नंबर है और 27 उसमें पहले से ही आ रहा है। हाँ सर, यहां तक सही है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है इसको, कैसे करेंगे सर, y वाले टर्म से एक तरफ, x वाले टर्म से एक तरफ, इधर लेके आओ इसको, x वाले टर्म को इधर लेके आऊंगा तो ये x देखो 10y माइनस वाई हो जाएगा और प्लस x माइनस 10x हो जाएगा, और ये बराबर में 27 रहने दे रहे हैं, 27 को इधर नहीं लेके आ रहा हूं, ठीक है? हाँ सर, इतना समझ में आया है तो बोलो हाँ, बोलो हाँ सर। अब आओ आगे आओ, सुनो यहां तक समझ में आ गया। 10y माइनस वाई इज सर वो होता है 9y, और 10x माइनस एक्स इज 9x, पर यहां पर साइन बेटा 9x जो आएगा वो किसका आएगा, नेगेटिव का, क्यों? क्योंकि 10x जो है वो बड़ा है। हाँ सर, बराबर में 27। यहां से जरा अगर कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है आपको तो देखिए आपकी आंखें अच्छी हैं, इसका मतलब तो ये आपको दिखेगा 9 कॉमन लेके इधर डिवाइड में भेज देंगे तो आएगा 9 3 27, यानी कि y माइनस एक्स बराबर 3। अगर इस स्टेप में किसी को दिक्कत आई है तो क्या करना, आप इसमें से 9 को कॉमन निकालोगे और उस 9 से 3 को मतलब 27 को डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आता है, वही दिया है बस, समझ गए? इतना करके देखना है आपको, 9 को कॉमन निकालकर और उस 9 को इस तरफ भेजकर डिवाइड करना है, 27 को डिवाइड करना है उस 9 से, समझ गए क्या? हाँ सर। तो ये आपको दिखेगा y माइनस एक्स बराबर 3, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब कुछ बच्चे पीछे से महान, सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बनी है। मैंने कैसे, बताओगे क्या मुझे? तो मेरे सर ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले फॉर्म में नहीं है। मैंने कहा इसको आप बना नहीं सकते हो क्या? इसको आप अपनी तरफ से, इतना तो आपको खुद करना है। ये मैंने यहां छोड़ दिया है, क्या काफी है क्या? मतलब ये क्या कम है क्या? काफी नहीं, कम है क्या? ठीक है, तो इसके आगे का काम, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाली फॉर्मेट में आप खुद लेके आ जाएंगे, समझ गए? यहां तक मैंने करा दिया है आपको, यहां तक के बाद आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में आप इसको खुद बना देना, समझ गए? बोलो जी सर, हम इसको समझ चुके हैं। प्लीज सो आपको क्या करना है, आपको बस अब कुछ नहीं करना, आप इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाली फॉर्म में बना लीजिएगा, और ये सवाल आपको मैंने करवा दिया है। दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ये सवाल क्या था, एक बार सुन लो, पहले सुन लो। सर एंड कर रहे हो क्या? नहीं, एंड नहीं कर रहा हूं बेटा, मार कर रखना, थोड़ा सा रखना था, समझ गए? अब इधर देखो, आपको सवाल दिया गया था, अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट इट डाटा। तो मैंने कहा यूनिट डिजिट क्या है, x। उन्होंने खुद क्वेश्चन में दी हुई थी, इसलिए मान ली इसको, मतलब मान लिया उसको दी गई है तो लिख दिया x, गिवन में दिया है तो लिख दिया यूनिट डिजिट x। टेंस डिजिट को क्या माना, y, मतलब टेंस डिजिट क्या दी गई है, y। उसके बाद ये चीज, दोनों चीज है तो आप नंबर बना सकते हैं। जब आपके पास यूनिट डिजिट हो और टेंस डिजिट हो, दुनिया का कोई भी नंबर आप मुझे दे देना, मैं 2 डिजिट का नंबर आपको बना के दिखा दूंगा। अगर आपने मुझे ये 2 चीज दे दी है तो मैं आपको वो नंबर आपको बना के दिखा दूंगा। यूनिट डिजिट आप मुझे दे देना, टेंस डिजिट आप मुझे दे देना, नंबर 2 डिजिट का मैं आपको बना के दिखा दूंगा, समझ गए क्या? हाँ सर। तो हमने यूनिट डिजिट थी हमारे पास, टेंस डिजिट थी हमारे पास, नंबर कैसे बनाएंगे? यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करो, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो, तो आपके पास जो नंबर, जो चीज निकल कर आएगी उसी को बोलेंगे नंबर। फिर मैंने कहा आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स करने के बाद क्या होता है, तो अगर रिवर्स कर दूंगा तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी भाई, और टेंस डिजिट क्या बन जाएगी x। क्यों? क्योंकि पहले ऊपर देख लीजिए x था, ऊपर नीचे y था, और नीचे अब क्या रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, मतलब ऊपर y नीचे x, समझ गए? हाँ सर। उसके बाद अगर यहां से मैं नया नंबर देखूंगा तो नया नंबर क्या बनेगा, 10x, मतलब x में 10 का मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि 10 प्लेस पर आ रहा है x, तो x में 10 का मल्टीप्लाई करो, और y में 1 का मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि y यूनिट डिजिट पर आ रहा है, इसलिए, समझ गए? इसको जोड़ देंगे, जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपके पास नया नंबर बन के निकल कर आएगा। ये चीज क्या लिखी हुई है, 10x प्लस वाई, और ये चीज क्या लिखी हुई है, 10y प्लस एक्स। बस अब वो सवाल में क्या कर रहे हैं, दिस नंबर इज 27 मोर देन दिस नंबर, दिस नंबर इज 27 मोर देन दिस नंबर, इस नंबर से ये वाला नंबर 27 ज्यादा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, तो मैंने लिख दिया 10y प्लस एक्स, मतलब ये वाला नंबर इज इक्वल टू ये वाला नंबर प्लस 27। आप पहले ये भी लिख सकते थे 27 प्लस ये वाला नंबर, वो बात एक ही है, समझ गए क्या? हाँ सर। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, कैसे कैसे सर, y वाले टर्म से एक तरफ कर लिए, x वाले टर्म से एक तरफ कर लिए, देख लिए 10y के साथ y वाला टर्म लिख दिया मैंने, और x के साथ x वाला टर्म लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 9y बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 9x बनेगा, इसमें से 9 कॉमन लोगे, इधर भेजोगे तो आपका y माइनस एक्स बराबर 3 ये बनकर निकल कर आएगा। अगर आप इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाली फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए क्या? ये सवाल मैंने आपको एक बार रिपीट कर दिया, प्लीज इस सवाल को एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको ये सवाल टफ लगा है तो आगे से नहीं लगेगा। आप क्या करना, इसको घर पे जाके अपने एक पेज पे, ब्लैंक पेज पे, पहले इसको आराम से देख लो, 2-3 बार देख लो आराम से कैसे कैसे कराया गया है, फिर उसके बाद ब्लैंक पेज पे बिल्कुल आप इसको अपनी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें, जैसा मैंने सिखाया। सीखने के बाद अपने तरीके से, बिल्कुल कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, ब्लैंक पेज उठाओ, उस पर सवाल करने का प्रयास करो, ये आपको आने लगेगा। आई प्रॉमिस यू ऑल, थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ते हैं बेटा, पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है।
समझ गए क्या? आपको थोड़े से एफर्ट खुद ब खुद लगाने पड़ेंगे और यहाँ मस्ती के साथ मैं पढ़ाई आपको करवा रहा हूँ। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, इस क्वेश्चन को कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आपका ये जो टॉपिक है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, प्लीज नोट इट डाउन। 1 घंटा होने को है, ऑलमोस्ट होने को नहीं है, हो गया। चले आगे मिटाए। हेलो हेलो, क्या आपको सवाल अच्छा लगा? जी सर, अच्छा लग रहे हैं सर, सवाल मजा आ रहा है। आ जाइए। मजे ही मत लेते रहना बेटा, समझ गए क्या? इसको सॉल्व भी करके देखना है आपको घर पे। हाँ, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं सिखा सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। खुद से अगर आप कलम नहीं चला रहे हो, इस दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता है, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। आपको कलम चलानी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आपको सीखना है सच में, आपको अगर आपका मोटिव यही है कि आपको सीखने के लिए आए हैं, तो आपको कलम बेटा चलानी पड़ेगी। बिना कलम चलाए तो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है, इवन द गॉड। यस, एब्सोल्युटली, आपने सही सुना। आ जाइए, अब बात करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वाला सवाल कर लें, फ्रैक्शन वाला, या इसके बाद डायरेक्टली पहले ये वाला सवाल कर लो। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था ये। द सम, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं जानबूझ के। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एन ओ बना दिया, समझ जाना नंबर है, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट इज 121, एंड द नंबर obtained by reversing its digit is 121 if units and tens digits of a number are x and y respectively. Same सवाल, if unit and tens digit are x and y रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्ट करिए इनकी, ठीक है। रेस्पेक्टिवली यूनिट डिजिट दे दी x और y दे दी आपको टेंस डिजिट, तो उसके बाद क्या करना है? देन राइट द लीनियर इक्वेशन इन, ठीक है, वो कह रहे हैं राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस डेटा, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट या डेटा, दिस स्टेटमेंट। फिर से वही सवाल देख लीजिए, इन सवालों में कुछ नहीं है, आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगी, फिर से वही बात है, स्टेटमेंट आएगी, उनकी स्टेटमेंट की हेल्प से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनाना होगा। टीवी मतलब सर टेलीविजन नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, समझ गए क्या? बेटा पढ़ाई कर रहे हो तो टेलीविजन वगैरह के बारे में थोड़ा सा ध्यान कम जाना चाहिए आपका। आ जाइए, अब इस क्वेश्चन की तरफ मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं। अच्छा सवाल है, क्या सवाल है? अच्छा, गुड क्वेश्चन है, ठीक है, गुड क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे सवाल अभी कर ले रहे हो ना, आई प्रॉमिस कि 10th में जब आप आओगे तो इस तरीके के सवाल बेटा 10th में आते हैं। किस में आते हैं? जो अभी मैंने जो पिछला सवाल कराया, इस तरीके के सवाल 10th में आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 है 10th का, तो उसमें ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी अगर आप ये सवाल सीख लोगे ना, तो आपको 10th में आने के बाद इन सवालों में दिक्कत नहीं आने को है सर, हाँ मतलब नहीं आई, समझ गए क्या? जी सर, इस सवाल को ट्राई करना चाहोगे कि एक बार, क्या एक बार ट्राई करना चाहोगे? सेम लॉजिक, सेम चीज, जो पीछे कंसेप्ट पढ़ाया वही चीज में लग रही है, सेम चीज लग रही है। करोगे क्या एक बार? सर कर रहे हैं, कर लीजिए। 1 2 3, आ जाइए। अब मैं, आपने कर लिया होगा तो अब मैं शुरू करता हूं। आ जाइए, सबसे पहली चीज, आपको सवाल पढ़ना नहीं है, आपको 2 चीज दे रखी है, सब दे रखी है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दे रखी है। तो लिखिए आप, सबसे पहले लिखिए गिवन, इन सवालों के लिए बता रहा हूं, यूनिट डिजिट आपको क्या माननी है बच्चों? क्या माननी है? एक्स। और आपने क्या माननी है? यूनिट डिजिट मान ली एक्स, और आपने क्या माननी है? टेंस डिजिट। टेंस डिजिट, हेलो हेलो, बोर्ड पर ही नजरें लगी हुई ना सबकी, कोई इधर उधर ध्यान तो नहीं किसी का? अगर ध्यान है तो सही सीधे ही लगाओ, बिकॉज फायदा यही है, बाकी सारी चीजों में तो मोह माया है, समझ गए क्या? हाँ सर, यूनिट डिजिट अगर एक्स है, टेंस डिजिट अगर वाई है, तो बताइए बेटा नंबर क्या बनेगा? अभी आपको मैंने नंबर बनाना सिखाया है, बताइए जल्दी से। अगर यूनिट डिजिट एक्स और टेंस डिजिट वाई, तो आपको करना है यूनिट डिजिट में 1 को मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ दीजिए टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके। बेटा ये चीज क्या लिखी हुई है बताना, चिंटू प्लीज एक बार बताओ,
ये चीज क्या लिखी हुई है? ब्लैक पेन से लिखते हैं, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। पेन नहीं है सर, मार्कर है। ऐसी बात सर कैसी करते हो सर आप? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 10y और इसमें जोड़ना है x, तो ये 10y प्लस एक्स लिखा हुआ है। बोलो 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 जी सर। वो कह रहे हैं कि यूनिट डिजिट x थी, टेंस डिजिट y थी, तो नंबर क्या बनेगा ये मैंने बता दिया। तो यहां लिखेंगे 100, आप 100 करके लिखिएगा। 100 नंबर विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं देखो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, 2 डिजिट नंबर हमने बना लिया। 2 डिजिट नंबर कुछ ऐसा दिखेगा सर, ये तो 1 2 ये कितने कितने डिजिट होगा सर? बेटा ये चिंटू ये 2 ही डिजिट का नंबर लिखा हुआ है ना, ये 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा वेरिएबल्स में लिखा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है इसको देखने में। बाकी एक नंबर 2 डिजिट का ही है, क्योंकि आपके पास यूनिट डिजिट x थी और टेंस डिजिट y थी, इसलिए। समझ गए? आई होप एंड बिलीव ये आपको बात एकदम पच गई होगी, मतलब समझ में आ गई होगी। समझ गए जी सर। अब अगर आप मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा बेटा आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट या रिवर्सिंग इट्स डिजिट, हाँ आफ्टर रिवर्सिंग लिख लीजिए आप सिंपल। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए आफ्टर रिवर्सिंग। आफ्टर रिवर्सिंग क्या हुआ बताओ? यूनिट डिजिट क्या बन गई? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो, हेलो हेलो। यूनिट डिजिट आपकी क्या बन गई सर? वो बन गई इस बार y। क्या बन गई है यूनिट डिजिट? y। और इस बार बेटा टेंस डिजिट क्या बनकर निकल कर आई है? इस बार टेंस डिजिट क्या बनकर निकल कर आई है? x। क्या निकल कर आई है? x। अगर यूनिट डिजिट y है और टेंस डिजिट x है, तो अब नया नंबर जो बना है, न्यू नंबर, एन लिख रहा हूं शॉर्ट में समझ जाना, न्यू नंबर जो बना होगा वो कैसे बना होगा एक बार ध्यान सुनेंगे। बेटा एक बात बताओ, यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर है? यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर है सर? y। तो एक बार y है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। क्या मैं देख लूं सबको दिखाई दे रहा है? क्या सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। बेटा यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर है? y, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, और फिर जो आपका टेंस डिजिट पर जो नंबर है x, उसको मल्टीप्लाई करना होता है 10 से, और इनको जोड़ना होता है, यही चीज आपका नंबर बन जाती है। जी सर। अब ये क्या लिखा हुआ ये आपको बताओगे मुझे? क्या मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, सब कुछ बताने के लिए तो यही आया हूं बेटा। ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज 10x प्लस वाई, चेक करो उसको। दिस इज 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। समझ गए क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या चिंटू? 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस वाई, तो वाई इंटू वन इज वाई। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। क्या आपको यहां तक समझ में आया? अब आप यहां तक करने के बाद आप इस सवाल को पूरा पढ़िए एक बार। यहां तक कर लिया आपने, अब इस सवाल को पूरा पढ़ो। क्या पढ़ रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हाँ सर 2 डिजिट का एक नंबर है, उन दोनों नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो उस नंबर की, और उस नंबर को रिवर्स करने, उस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। द सम ऑफ वो नंबर, द सम ऑफ दिस नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, इस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का सम जो है वो कितना है? 121। साफ साफ कह दिया, इसमें तो कुछ भी ज्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं थी। इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर 121। सर क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ चिंटू, आराम से समझने का प्रयास करो। दिस नंबर प्लस दिस नंबर, दिस नंबर प्लस दिस नंबर इज इक्वल टू 121। बधाई हो आपको, ये आपने एक अच्छा सवाल सॉल्व करने की कोशिश की है और आपने सवाल सॉल्व कर भी लिया है, ऑलमोस्ट हो गया आपका सवाल। अब जल्दी से इसको मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूं और इस सवाल को एंड करेंगे। फिर मिटाएं, अब हो गया क्या? हो गया क्या? चलो इसको मिटा रहे हैं। तो सम ऑफ टू डिजिट नंबर इन नंबर, ठीक है 121 दे रखा ना। हेलो हेलो, बोर्ड पर ही नजरें लगा रखना बेटा, सबको समझ में आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका ये, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सुनो, आप लिखोगे, आप लास्ट में लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा इसी के नीचे सॉल्व करना है, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए ऊपर कर रहा हूं। समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस नंबर, मतलब 10y प्लस एक्स, दिस नंबर मतलब ये वाला नंबर इज इक्वल टू इज, ठीक है। नहीं बेटा अब ध्यान सुनना, दिस नंबर एंड दिस नंबर मतलब इन दोनों का जोड़, द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर मतलब 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, इसका सम बेटा 121 है, ये बोल रहे हैं। दोबारा सुनो, दोबारा ये बात क्या लिखी हुई है, मैं इंग्लिश में बोल के बताता हूं। द सम ऑफ दिस नंबर, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज इक्वल टू 121। दोबारा सुनो, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, ये रहा। द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, ये रहा। इन दोनों को जोड़कर जो सम आ रहा है वो 121 आ रहा है। ये मैंने आपको मैथमेटिकली ये चीज लिख के दिखा दी है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आपको दिखने लगेगा। 10y प्लस वाई इज 11y प्लस x प्लस 10x इज 11x बराबर 121। अगर आप थोड़ा सा गणित जानते हैं या थोड़ा सा मैथ्स अगर आप सीख चुके हैं पिछले वीडियोस के थ्रू, तो आप इतना तो जानते होंगे, इसमें 11 कॉमन आपको दिख रहा है, तो 11 अगर कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई बराबर 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, तो x प्लस वाई बराबर 11, यही आपका आंसर है।
अब कुछ बच्चे, सर पहले यहाँ पर y लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर x कैसे लिख दिया? मैंने कहा अच्छा चिंटू एक बार ये देखो, चिंटू एक बार ये देखो, ध्यान से देखो, क्या आपको ये नजर आ रहा है ये दोनों एडिशन में हैं? आराम से देखो, क्या आपको ये नजर आ रहा है दोनों एडिशन में है? तो अगर दोनों एडिशन में है तो आगे को पीछे कर दो, पीछे को आगे कर दो, कोई दिक्कत होती है? भैया 2 + 3 अगर लिखूं या 3 + 2 लिखूं, 5 तो आंसर आना ही है। 3 + 2 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है। समझ गए क्या? हाँ सर, तो ये वही बात है, यहां से 11 कॉमन लेके और इस 121 को 11 से डिवाइड करना, आपके पास 11 आंसर आ जाए। क्या आपको यहां तक समझ में आया? अब ये जो आपके पास रिक्वायर्ड ये जो चीज आई है, यही आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चेक कर लीजिए, दोनों पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और 2 ही वेरिएबल आ रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ गए क्या? जी सर, हम ये सवाल समझ चुके हैं। अगर कुछ बच्चों को इसको ax + by + c = 0 वाली फॉर्म में बनाना है तो वो बना सकते हैं। कैसे? इस 11 को उधर लेके आएंगे और वो सिमिलरली आपको दिखने लगेगा ax + by + c = 0 वाली फॉर्मेट में। समझ गए क्या? जी सर। इस सवाल को अगर आपने कर लिया है, अच्छा सवाल है ये अच्छा सवाल था। अगर आपने ये दोनों सवाल कर लिए ना, अब आपके लिए कोई सा भी टफ सवाल में दे देंगे ना, अगर आपको स्कूल वाले, कोचिंग्स वाले कोई सा भी टफ सवाल दे देंगे, आप कर लोगे। आई प्रॉमिस, इससे टफ सवाल आपको देखने को नहीं को मिलेगा। चलो कर लो इसको। एक लास्ट सवाल आपको करवाते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। करें क्या? मिटा लें इसको। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 6-7 क्वेश्चन करा दिए, काफी हैं आपके लिए। आई होप एंड बिलीव अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा इन सभी सवालों को करने में। मैंने आपको कहा था ना, सेपरेट एकदम वर्ड प्रॉब्लम्स का लेक्चर लेके आऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सारे सवाल आपको करवा दूंगा। आप एनसीईआरटी के सवाल तो आप देखते ही कर दोगे, आई प्रॉमिस। एनसीईआरटी का सवाल जो आपको दिया गया है ना, एक ही सवाल दिया गया है, छोटू सा एकदम, चिंटू का क्वेश्चन, तो आप देखते ही कर देंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, देख लीजिएगा आप। अब एक सवाल जो बचता है उसको देख लेते हैं एक बार। फ्रैक्शन वाला एक सवाल आता है, कभी भी बच्चों को दिक्कत देता है। A fraction becomes, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 होगा। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to numerator, 2 is added to numerator and 5 is subtracted from denominator. Subtracted from denominator. A fraction becomes ये if 2 is added to numerator and न्यूमरेटर का n बड़ा कर दो। हाँ सर कर दिया। न्यूमरेटर एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है सर, यहां तक समझ गए। अब वो क्या कर रहे हैं, इसको आप लीनियर इक्वेशन आप लिख रहे हैं नीचे, बाद में लिख रहे हैं फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। LETV मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 रिप्रेजेंट दिस डाटा, क्या लगा देना, बाकी अगर मैं लिखूंगा तो स्पेस थोड़ा सा गिर जाएगा, इसलिए। अब आ जाइए इस सवाल को देखिए। फ्रैक्शन वाला सवाल भी कभी पूछा जाता है, तो आप देख लीजिए इस सवाल कैसे करेंगे। सुनो, सबसे पहले अब ये सवाल जो है वो क्लास 10th में भी आपको काम आएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो इस सवाल को आराम से पढ़ना, आराम से। क्या कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो गई है, अगर उसका न्यूमरेटर में 2 जोड़ दें और उसके डिनोमिनेटर में उसके डिनोमिनेटर से 5 को घटा दें तो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? अब इसमें 2 चीजें तो आपको दी नहीं है, पर हाँ 2 फ्रैक्शन आपको दी गई है। देखो सर 2 फ्रैक्शन कैसे दी गई है बेटा? वो कह रहे हैं एक फ्रैक्शन बन जाती है, एक फ्रैक्शन आप मान लीजिए कुछ भी x, मैंने मान लिया x/y, तो वो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। कब? जब ऊपर उसमें 2 जोड़ दोगे और नीचे डिनोमिनेटर से 5 घटा दोगे। अब एक बार आपको सब समझ में आएगी। एक बार लेट आप लिखेंगे, लेट फ्रैक्शन बी, लेट आप लिख लीजिए लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। न्यूमरेटर को क्या मान लिया आपने? x, और डिनोमिनेटर को आपने क्या मान लिया? बोलो हेलो। डिनोमिनेटर को आपने क्या मान लिया? y। न्यूमरेटर को x, क्योंकि नंबर है तो क्या कोई यूनिट नहीं लगाऊंगा। डिनोमिनेटर को मान लिया y। तो एक बात बताओगे कि फ्रैक्शन क्या बनेगी? बोलो। सो फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, बोलो अगर होशियार बच्चे हैं तो फ्रैक्शन क्या होता है? जो न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर वाली एक फॉर्म, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जी सर, फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आता तो सुन लो, फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, हर चीज बताई जा रही है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली एक फॉर्म, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। समझ गए क्या? जी सर, हम समझ चुके हैं। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से आपने समझा दिया हमें। तो ये फ्रैक्शन, अब आपके पास अगर फ्रैक्शन ये है
तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या चाहते हैं आपसे, वो आपसे चाहते हैं बच्चों, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं फ्रैक्शन बिकम्स। अब ये देखो जहां पर ये बिकम्स आएगा, इज आएगा, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो इक्वल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इक्वल की। तो ये सुनो, x/y फ्रैक्शन बन जाती है क्या, 9/11। चेक करो, ये बन जाती है ना, 9/11 बन जाती है ना जी, मैंने कहा सही बात है। कब बन जाती है बेटा, कब बन जाती है, ध्यान से देखो। इफ 2 इज एडिड टू न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है आपका, न्यूमरेटर क्या है आपका सर x, इसमें न्यूमरेटर में 2 को जोड़ दीजिए। सुनो, इस बार ब्लू से लिखते हैं, इधर देखो, न्यूमरेटर में 2 को जोड़ने पर और साइमल्टेनियसली 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर, किससे, डिनोमिनेटर से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर, न्यूमरेटर में 2 को जोड़ने पर, दोबारा एक बार और, न्यूमरेटर में 2 को जोड़ दो, डिनोमिनेटर में से 5 को घटा दो, तो अब ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन बन जाती है, दैट इज 9/11। और यही आपका सॉल्व करके आंसर आने लगेगा। अब सर क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखी हुई है, जी सर लिखी हुई है, पर आपको दिखेगी नहीं, पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब आपको नजर आएगी। समझ गए क्या, हाँ सर। क्रॉस सर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इस तरीके के बाद सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इक्वल के दर ए, अब सुनो, A/B बराबर C/D वाली फॉर्मूला बनती है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब A/D बराबर B/C, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इससे नहीं है। समझ गए, तो ये चीज बन रही है यहाँ पर A/B इज इक्वल टू C/D, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपके पास आंसर दिखेगा। मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए प्लीज, 1-2 मिनट लेके इसको, मतलब आराम से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको पूरा लिख करके दिखाता हूँ इस सवाल को। आसान सवालों में से एक है, लास्ट सवाल है आज की क्लास का, अच्छा सवाल है, मजेदार है, कर लीजिए बेटा। जितने सवाल मैंने करा दिए आपको, आई प्रॉमिस इससे टफ सवाल आपको नहीं पूछेगा कोई, कर लो, आपके लेवल के सवाल हैं ये सारे, ठीक है। इससे टफ सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिटा लें इसको, यहां तक की कहानी आप समझ गए। न्यूमरेटर को माना x, डिनोमिनेटर को माना y, फ्रैक्शन क्या बन गई x/y। सो हमने बना लिया यहां तक की कहानी, आप सुन लीजिए। अब सुनो, ये आपने लिख लिया होगा, ये आपको लिख ही रहने देना है, मिटाना नहीं है। मैं क्यों मिटा रहा हूं, बिकॉज मेरे पास स्पेस की कमी है, आप समझते हैं। अब इतनी बात तो आप समझ चुके हैं यार, अब तक आप यहां तक आ चुके हैं, इतनी सारी वीडियोस देख ली अगर आपने, तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आ जाइए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो कैसे करेंगे सर, ये हो जाएगा 9y, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 9, इस 9 को मल्टीप्लाई करना है ना, 9 को मल्टीप्लाई करना है y-5 से, तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब 9 मल्टीप्लिकेशन y-5 लिख दिया, बराबर 11 को मल्टीप्लाई करना है x+2 से, तो 11 मल्टीप्लाई बाई x+2। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है कि मैंने ये कैसे लिखा, भैया इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सर क्यों, क्योंकि A/B इज इक्वल टू C/D जब भी लिखा होता है तो A/D कर सकते हैं और B/C कर सकते हैं, ये मैंने आपको बोलकर बता दिया, लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, समझिएगा। हाँ सर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या बनेगा 9y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×5 = 45, आगे करो, ये बनेगा 11x, और आगे करोगे 11×2 = 22। अब x वाले टर्म इधर उठा के लाओ, तो क्या बनेगा ये 9y, इस टर्म को इधर भेजो, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को इधर भेज दो, तो ये 9y कांस्टेंट को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, ये 11x को उधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव पे आएगा, 9y - 11x बराबर 22 + 45। अब इन दोनों को जोड़ के लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 67 लिखा हुआ है ये, 5 देखो, 2 और 5 7, 4 और 2 6, ये क्या लिखा हुआ 67, क्या लिखा हुआ ये 67। यहां तक आप छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसके आगे भी सोल्व करना चाहते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, एक्स वाई टर्म आगे लिखना चाहते हैं, कैसे लिखोगे सर, फिर आपको नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसलिए आप देख लीजिए नेगेटिव साइन कॉमन कैसे लेते हैं, सिखा रहा हूं, माइनस का प्लस का 9y बराबर 67, ठीक है। ये सवाल मेरा बनाया हुआ सवाल था, मतलब मैंने इसकी डेट्स वगैरह चेंज कर दी थी, बाकी सवाल तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ था, इसकी डेट्स वगैरह चेंज कर दी थी, इसलिए थोड़ा सा नंबर्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं, 67 वगैरह देखने को मिल रहे हैं, समझ गए क्या। हाँ सर, इसलिए अब नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो क्या, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो क्या 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 किस में चेंज आएगा, सुनो, ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, हाँ सर, ये वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी, जी सर, फिर ये वाली चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव, बराबर -67। यहाँ तक अगर आप छोड़ दोगे, ये आपका जवाब है बेटा। ये चीज और ये चीज दोनों सेम ही लिखी हुई है, बस आपने यहां से क्या लिया, नेगेटिव साइन को कॉमन लिया है और आगे पुश कर दिया है, मतलब आगे भेज दिया उसको, समझ गए क्या, जी सर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक बार रिपीट करना चाहता हूं इस सवाल को, एक बार आराम से तसल्ली से सवाल को देखेंगे। अब फ्रैक्शन बिकम्स ये, सबसे पहले मैंने माना लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, पहले मैंने मान लिया न्यूमरेटर को क्या मान लिया x, न्यूमरेटर को मान लिया x, डिनोमिनेटर को मान लिया y। एक बात बताओ, अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या होगी,
क्या होगी x अपॉन वाई। चिंटू बोल पीछे से, x अपॉन वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा, x अपॉन वाई। उसके बाद मैंने देखा अगर फ्रैक्शन x अपॉन वाई है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में खुद कह रहे हैं, वो क्वेश्चन में खुद कह रहे हैं कि फ्रैक्शन बन जाती है, फ्रैक्शन ये x अपॉन वाई बन जाती है इक्वल्स टू 9/11। कब बन जाती है, जब इस फ्रैक्शन में आप 2 ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, न्यूमरेटर में 2 जोड़ दो, डिनोमिनेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, न्यूमरेटर में 2 जोड़ दो, डिनोमिनेटर में 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। यही आपका, इसको आप बोल सकते हैं ये वाली जो फ्रैक्शन बनकर निकल कर आई है, ये फ्रैक्शन जो है वो 9/11 के बराबर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है, कैसे किया है, इसको उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा हो तो a इंटू डी कर सकते हैं, b इंटू सी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बोलकर बता दी, ये बात आपको कॉपी में लिख लेनी है। ये हो गया। उसके बाद मैंने ये सॉल्व कर दिखाया आपको, इसको से मल्टीप्लाई करोगे 9y और 9 5 45 आएगा, 11x प्लस 22। तो 9y x वाला टर्म इधर लेके आए, कांस्टेंट टर्म इधर भेज दिया, तो 9y माइनस 11x, क्योंकि प्लस का था इधर हो जाएगा तो 11x। फिर इसमें इसको जोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव का नंबर है, इक्वल की तरह आएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 67 बना था, ये हमने देख लिया था। तो अब ये चीज जो है वो ये चीज इसके बराबर है, तो ये और ये अगर आप इस तरीके से छोड़ने जाते हैं आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये और ये दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ मेरी तरफ से वर्ड प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 3 एंड, ठीक है। तो जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स मेरी तरीके से हो सकती थी मैंने आपको सभी कराने की कोशिश की है। अब अगर आप इसके बाद NCERT जो किताब है उसको खोलेंगे, उसमें आपको 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स दिखेंगी और अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको वो एकदम इजी पीजी लगेंगे। कैसे लगेंगे बच्चों, इजी एंड पीजी लगेंगे। कैसे लगेंगे बच्चों, इजी एंड पीजी। तो देख लीजिएगा आप, मैंने आपको इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिर्फ क्या सिखाया है, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है आपके क्लास के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, आपको केवल स्टेटमेंट्स दी गई है, उससे आपको केवल एक इक्वेशन बना के तैयार करनी है बस। सॉल्व भी नहीं करना, फायदा क्या है आपको, सॉल्व भी नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट दी है, उससे क्या बनाना है, उससे स्टेटमेंट को देखकर आपको क्या बनाना है बच्चों, उससे एक इक्वेशन बनानी है बस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ गए क्या। तो यहां आपका चैप्टर तो खत्म नहीं होता है, लेकिन ये वीडियो खत्म होती है। उसके बाद अब जब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो हम बात करेंगे ग्राफ कैसे बनाना होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन आपको दी जाएगी उससे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो वो ग्राफ आप कैसे बनाएंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको पढ़ाई करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट।